दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज जनहित की शुरुआत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कलह कथा के साथ करने जा रहे हैं। कांग्रेस आज 140 साल की हो गई है। इस पार्टी के पास कामयाब सियासत की लंबी विरासत है, लेकिन कांग्रेस की नाकामी का मौजूदा सच यह है कि 100 साल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी से यह पार्टी बुरी तरह पिछड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस को भी संघ की संगठन शक्ति से सीखने की जरूरत है? कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कल पार्टी हित में कुछ ऐसी ही सलाह दी। कांग्रेस को संघ की संगठन शक्ति के सच से सामना कराया, लेकिन इस पर अब पार्टी के अंदर जुबानी महाभारत शुरू हो गई है। आलम यह है कि दिग्गी राजा को अपनी नसीहत से पलटना पड़ा है। उनकी बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की अंदरूनी किचकिच की सबसे नई पिक्चर देखिए। संगठन की तारीफ करता हूँ, संगठन तारीफ लायक है। संघ से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को छोड़िए किसी को भी कुछ सीखना चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार अगर कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए तो हमको देना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें। हम उस आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं। निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। संघ जैसे नफरती संगठन से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जरूर उस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस की इस कलह कथा के सबसे बड़े किरदार हैं दिग्विजय सिंह, जो वक्त बेवक्त कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर कांग्रेस को या तो सफाई देनी पड़ती है या फिर उनके बयान से किनारा करना पड़ता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की राजनीति को करीब से देखने वाले बताते हैं, दिग्गी राजा जो भी बोलते हैं एकदम दिल से। कल उन्होंने सोशल मीडिया में 1995 की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कुर्सी पर लालकृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, प्रमोद महाजन और आनंदीबेन पटेल जैसी शख्सियतें बैठी हुई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे थे। इस तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की मिसाल करार दिया, जिसमें फर्श पर बैठे कार्यकर्ता को अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। दिग्गी राजा ने कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी पार्टी के संगठन की मजबूती पर जोर दिया। सोशल मीडिया में तो इसकी कई कहानियां भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान दिग्विजय सिंह के भाषण में टोका टोकी भी की गई। सूत्रों का दावा है कि दिग्विजय और केसी वेणुगोपाल में नोकझोंक हो गई। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो चुका है, जिसका सबूत है लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार और सिर्फ देश के 3 ही राज्यों में उसकी सत्ता। ऐसे में दिग्विजय सिंह पार्टी के संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं और शशि थरूर जैसे नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है कि उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर पार हो जाते हैं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई। प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। आप सुन चुके हैं कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह के बाद संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस की लाइन बदल गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति संघ विरोध की बुनियाद पर ही टिकी है। उनका एक भी भाषण बिना आरएसएस को कोसे पूरा ही नहीं होता। देश हो या विदेश, वो जहां जाते हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को जी भर के कोसते हैं। कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखने वाले पत्रकार तो यहां तक बताते हैं कि दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी की झिड़की भी मिल चुकी है। वो कहानी बस थोड़ी देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं। अभी आप कांग्रेस में टीम राहुल के कोर मेंबर मणिक्कम
टैगोर को सुनिए, जिन्होंने संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है, दूसरे संगठनों से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। मणिक्कम टैगोर के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जो भाषण दिया, उसे सुनकर लगा ऐसे जैसे वो बीजेपी आरएसएस को कम और दिग्विजय सिंह को कहीं ज्यादा संदेश दे रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। अब सवाल यह है कि खड़गे और टैगोर के जरिए राहुल गांधी ने ही दिग्विजय सिंह को पार्टी की लाइन याद दिलाई। इसके बारे में खुलकर ना तो राहुल बोल सकते हैं, ना ही दिग्विजय सिंह। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे पत्रकार आदेश रावल ने सोशल मीडिया में बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नमस्कार हुआ, तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने अपना काम तो कर दिया कल। अब सवाल यह है कि दिग्विजय को राहुल का यह कहना, आपने अपना काम तो कर दिया कल, इसका मतलब क्या है? इसे पत्रकार आदेश रावल से ही समझते हैं। तरीके से सवाल उठाए गए हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से पार्टी के संगठन के ऊपर और उसके चलाने के ऊपर। मुझे लगता है कि वो सीधे सवाल संगठन महासचिव या बाकियों नेताओं के बजाय डायरेक्टली वो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं, क्योंकि वेणुगोपाल जो है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी के बिहाफ पे, कि ऐसा माना जाता है कि जो तमाम फैसले राहुल गांधी करवाना चाहते हैं वो वेणुगोपाल करते हैं। तो कल से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के निशाने पे किसी वेणुगोपाल है। ऐसा मुझे नहीं लगता। जितनी मेरी राजनीतिक समझ है वो कहती है कि दिग्विजय सिंह के जो सवाल हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का इशारा समझ लिया है? क्या यही वजह है कि उन्होंने भी अब यू टर्न ले लिया है? सुनिए सबसे ताज़ा तरीन बयान में दिग्विजय सिंह कैसे कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें दो लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से इन परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दिग्विजय सिंह कुल मिलाकर गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखा जाए, कल से आज तक कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सतह पर सामने है। यू टर्न लेने से पहले दिग्विजय सिंह कांग्रेस को संघ बीजेपी से सीखने की नसीहत दे चुके हैं। वहीं मणिक्कम टैगोर जैसे नेता आरएसएस की तुलना दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन से कर अपनी खींच निकाल रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, शशि थरूर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस की नींव हिली हुई है, इमारत खंडर बन चुकी है, उस पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस पार्टी को हाफिज सईद जैसे आतंकवादी का समर्थन मिलता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हर उस ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत होगी जो देश के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरएसएस का ऑपोजिशन ये स्पष्ट करता है कि जो पाकिस्तान की भाषा है वही कांग्रेस पार्टी बोलती है। पाकिस्तान को आरएसएस से नफरत है, कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से नफरत है। पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप को किनारे कर दें तो इस हकीकत से कौन मुंह मोड़ सकता है कि आज देश की सत्ता पर भगवा परचम लहरा रहा है। आपके सामने देश की सत्ता का नक्शा रख रहे हैं। केंद्र में 3 बार से लगातार बीजेपी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, तो 14 राज्यों में बीजेपी और 6 राज्यों में उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यानी देश के 20 राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, जबकि कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 राज्यों में है। उसके सहयोगी दलों की सरकारें 5 राज्यों में है। इस तरह से विपक्षी गठबंधन की सत्ता 8 राज्यों में है, जबकि 2 राज्यों में दोनों गठबंधन से इतर सरकारें हैं। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वहां भी बहुमत का गणित बीजेपी के पक्ष में ही है। आज देश की 543 लोकसभा सीटों में 240 सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के 99, जबकि 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी 103 सांसदों के साथ है, कांग्रेस के सिर्फ 27। वहीं राज्यों की विधानसभा के कुल 4131 विधायकों में से बीजेपी के 1657 विधायक हैं, तो कांग्रेस के सिर्फ 639। ये आंकड़े यकीनन बीजेपी के संगठन की मजबूती और कांग्रेस की कमजोरी की साफ साफ गवाही दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह की दी गई नसीहत पर कितना आगे बढ़ेगी, अब तो संगठन को किस तर्ज पर करेगी मजबूत, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। हम बढ़ते हैं जनहित में आगे। अब बात बिहार से सामने आई उस खबर की जिसने एक बार फिर सुशासन की साख पर बट्टा लगा दिया है। मामला बिहार के रोहतास जिले का है, जहां नए साल के मौके पर रोपवे सेवा का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उद्घाटन से पहले किए गए ट्रायल के दौरान ही रोहतास का रोपवे प्रोजेक्ट धराशायी हो गया। सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को रोहतास में बनाए गए इस रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाना था। उद्घाटन के 6 दिन पहले यानी 26 दिसंबर को रोपवे का ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन परीक्षण के दौरान यह हादसा हो गया और रोपवे निर्माण में बरती गई लापरवाही की कलई खुलकर सामने आ गई। कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, फिर एक रोपवे का पूरा पुल। भ्रष्टाचारियों की बहार है बिहार में, ये सरकार है एनडीए। जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसका उतना बोलबाला रहता है। जरा सोचिए, जनता का पैसा कैसे पानी की तरह, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है, पानी की तरह बह जाता है। वैसे हुआ यूं कि पहले चरण में 2 केबिन के साथ रोपवे का ट्रायल कामयाब रहा, लेकिन जब दूसरे चरण में 4 केबिन ले जाने की क्षमता का परीक्षण शुरू हुआ तो भारी वजन से 5 नंबर टावर के पास खड़े किए गए पिलर उखड़ गए और केबल समेत 4 खाली केबिन जमीन पर जा गिरे। इस दुर्घटना में रोपवे के टर्मिनल स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत की बात यह रही कि कर्मचारियों और टेक्नीशियंस की सतर्कता के चलते रोहतास में हुए रोपवे हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के बाद रोपवे के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए। जो पिलर और केबल खाली केबिन ट्रॉलियों का भार नहीं झेल पाए, उनमें अगर यात्री सवार होते तो जरा सोचिए क्या होता। तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। रोहतास में हुई इस घटना के बाद रोपवे परियोजना का काम रोक दिया गया है। जिन लोगों ने नए साल पर रोहतास में इस रोपवे की सवारी की प्लानिंग की थी, उनकी उम्मीदों पर बिहार सरकार के अफसरों के नकारेपन ने कैसे पानी फेरा है, ये जानने से पहले आज इस रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जरा जान लें। रोहतास में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने करीब 13 करोड़ लागत से इस परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें 1300 मीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाना था, ताकि पर्यटक कैमूर पहाड़ी के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और आसपास के कई धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएं। इस रोपवे से 60 किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय हो जाती, लेकिन सुशासन की सरकार में विकास को पंख लगने से पहले ही बिहार पर्यटन विभाग का ये मेगा प्रोजेक्ट जमींदोज हो गया। ट्रायल के दौरान ही आज रोपवे का जो पाया था वो गिर गया। कहीं ना कहीं ये खेदजनक घटना है और निश्चित तौर पर इसमें विभागीय पदाधिकारी और संवेदक की कमियां दिखाई पड़ रही है। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं रोहतास में रोपवे ढहने की घटना के बाद नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी ने रोहतास में रोपवे के बिखरे ढांचे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बिहार के डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपने पोस्ट में आरजेडी ने लिखा है
भाजपा नीतीश सरकार की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी एक और परियोजना। रोहतास में नवनिर्मित रोपवे के ध्वस्त हो गया। ट्रायल रन में ही करोड़ों स्वाहा हो गया। 1 जनवरी को आम जनता के लिए ये रोपवे खोला जाने वाला था। ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया। इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा पे है। नीतीश कुमार जी को उद्घाटन करना था, ये तो गनीमत है कि इसके पहले गिर गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, फिर एक रोपवे का पूरा पुल पाया। भ्रष्टाचारियों की बहार है बिहार में, ये सरकार है एनडीए। रोहतास में जो रोपवे गिरा उसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था। इस परियोजना को पर्यटन और विकास का मॉडल बताने की तैयारी थी, लेकिन ट्रायल में ही फेल होने के बाद रोहतास रोपवे प्रोजेक्ट ने बिहार में सुशासन के दावों पर दाग लगा दिया है, क्योंकि 5 साल बीतने के बावजूद रोपवे का काम पूरा भी नहीं हो पाया। फरवरी 2020 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। 14 महीने में काम पूरा होना था, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट में देरी हुई और 31 दिसंबर 2025 की आखिरी डेडलाइन से पहले हादसे के चलते अब काम फिर से बंद हो चुका है और करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुका है। वहीं जेडीयू और बीजेपी अब निर्माण कंपनी पर कार्रवाई का भरोसा दे रही हैं, लेकिन हादसे के दोषियों की जवाबदेही तय करने के बजाय सत्ता पक्ष इस बात का शुक्र मना रहा है कि उद्घाटन से पहले ही रोपवे हादसा हो गया, वरना उद्घाटन के बाद कहीं हादसा होता तो फजीहत ज्यादा हो जाती। जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसका उतना बोलबाला रहता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद घोटालों के चलते सलाखों के पीछे हैं, सजायाफ्ता हैं, उस पार्टी को भी इस तरह की चिंता होती है, ये इस तरह की राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य का विषय है। ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर ठेकेदार को उसी खर्चे पर रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि रोहतास रोपवे हादसे की जांच का जिम्मा नीतीश सरकार ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंपा है, जिसने एक समिति बनाकर रोपवे गिरने के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की बात कही है। लेकिन अपने काम को लेकर बिहार का पुल निर्माण निगम हमेशा सवालों में रहता है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार के चलते पुल ढहने के कई मामले सामने आते रहे। बीते कुछ साल में नीतीश के कार्यकाल में बिहार में पुल गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 3 नवंबर को अररिया में परमान नदी पर बने पुल के बीचों बीच एक पिलर गिरने से पुल टूट गया। 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री योजना के तहत बना 4 साल पुराना पुल ढह गया। 23 जून को सहरसा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के भार से एक पुल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इसके पहले साल 2024 में बिहार में 18 दिनों में पुल टूटने की 12 घटनाएं सामने आ गई थी। हालांकि इन तमाम घटनाओं में सिर्फ लंबी जांच और छोटे अफसरों पर एक्शन ही होता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुशासन की सरकार में रोहतास रोपवे प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं। और अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। तुरूप का इक्का एक सरप्राइज करती खास चाल होती है। चुनौती भरी स्थिति को अपने पक्ष में करके निर्णायक जीत हासिल करने वाला व्यक्ति भी वही होता है, यानी तुरूप का इक्का। ताश खेलने वाले इसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन राजनीति में तुरूप के इक्के को पहचानना आसान नहीं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों हुमायूं कबीर का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आईएसएफ और ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है, जिससे ममता दीदी का सियासी गेम बदल सकता है। नौशाद और मीम को साथ लेके मैं लड़ेंगे। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट। आपका अधिकार है, पार्टी बनाइए और जीत के आइए। हुमायूं कबीर के बयान बंगाल की चुनावी राजनीति में रोजाना नया भूचाल ला रहे हैं। अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ और ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। नौशाद और मीम को साथ लेके मैं लड़ेंगे। 22 से 17 सीट में हासिल कर लूंगी।
मुर्शिदाबाद में। मालदा में 12 सीट से 10 सीट में ही हासिल कर लूँगी, जीत हासिल कर लूँगी। और उत्तर दिनाजपुर में 9 सीट से 6 सीट में जीत का हासिल कर लूँगी। वो मुस्लिमों को किसी का गुलाम न बनने की सलाह भी दे रहे हैं। मुसलमान किसी को और मुस्लिम को गुलामी नहीं करना चाहिए, मुसलमान अल्लाह को गुलामी करना चाहिए। हुमायूं कबीर का बयान से सबसे ज्यादा टीएमसी छटपटा रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता भी तिलमिला गए हैं। हुमायूं कबीर पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगा रहे हैं। आपको अगर लगता है मैं नेता हूँ, मैं तृणमूल को हरा सकता हूँ, आपका अधिकार है, पार्टी बनाइए और जीत के आइए, लड़के आइए, जीत के आइए, देखते हैं। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी टीएमसी ही रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता दीदी की पार्टी को मुस्लिमों के 73% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 8% और बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को मुस्लिमों के 75% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी मुस्लिमों पर अपना भरोसा नहीं बढ़ा पाई। फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का बंगाल की 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। बांग्ला भाषी मुसलमानों पर फुरफुरा शरीफ का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसका अब तक सबसे ज्यादा फायदा भी ममता बनर्जी को ही मिल रहा था। लेकिन पहले हुमायूं कबीर का राज्य में बाबरी मस्जिद की नींव रखना और फिर नई पार्टी का गठन कर चुनावी तैयारियों में जुटना ममता बनर्जी के गेम को खराब कर रहा है। दूसरी ओर इस बार पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में जुटी बीजेपी भी विरोधियों को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ रही है। और बाबर के नाम पर यह जो ममता दीदी नाटक कर रही हैं टीएमसी के माध्यम से, उस नाटक का पटाक्षेप होने वाला। वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। मस्जिद के हम विरोधी नहीं है, कोई मस्जिद बनाना चाहता एक नहीं अनेक मस्जिद बनाए। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का इतिहास बड़े दल बदलू नेता के तौर का रहा है, लेकिन इस बार टीएमसी से निष्कासित होने के बाद वो कहीं इधर उधर नहीं गए, बल्कि अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल में पूरे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान ममता दीदी का होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।